लिखो बेटा आज का नया हेडिंग लॉज ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम कौन क्या बता? सिर्फ मेंडल बताया बेटा, सर ग्रेगोर मेंडल। तो उन्होंने क्या दिए थे? लॉज ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, लॉज ऑफ जेनेटिक्स बेसिकली सारा का सारा मियोसिस प्रोसेस है बेटा। जो भी हमने मियोसिस के अंडर पढ़ा है वो सब कुछ लॉज ऑफ जेनेटिक्स में आता है। मियोसिस में हमने क्या क्या बात पढ़ी थी कि पहले तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पहला लॉ है। क्या बोलते हैं इस लॉ को? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है अंग्रेज़ी में? अलग अलग करना। पंजाबी में क्या होता है? लैदा लैदा करना। तो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? लैदे लैदे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये होता है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्ट करना मतलब खुद को अरेंज करना। तो कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली अरेंज करते हैं। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि डोमिनेंट वाले सारे एक सेल को मिलेंगे और रिसेसिव वाले सारे एक सेल को मिलेंगे। वो रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है डोमिनेंट वाले अलील्स एक सेल में चले जाएं जिसमें दूसरा अलील कोई रिसेसिव हो। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक तरफ हमारे पास डोमिनेंट के लिए राउंड आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है, लेकिन उसके साथ रिसेसिव अलील भी आ सकता है ग्रीन का। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि डोमिनेंट डोमिनेंट एक तरफ और रिसेसिव रिसेसिव एक तरफ, ऐसा कोई रूल नहीं होता। वो रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? ये तो तुम्हें सुन के ही समझ आ रहा होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? कि डोमिनेंट रेट F1 और F2 जनरेशन डोमिनेंट F1 जनरेशन रेट में शो होगा। शो हो जाएगा या डोमिनेंसी शो हो जाएगी इवन इफ रिसेसिव एलील इज प्रेजेंट। मतलब अगर कैपिटल टी आ गया लेकिन उसके साथ स्मॉल टी भी आ गया, लेकिन तब भी हमें क्या इफेक्ट दिखेगा, क्या ट्रेड दिखेगा? टॉलनेस का। पर्पल का कैपिटल पी आ गया लेकिन उसके पास एक रिसेसिव का ट्रेड जा रहा है, स्मॉल पी जा रहा है, तब भी हमें क्या दिखेगा? तो वो क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लिखो रजिक। पहला लॉ लिखो, लॉ ऑफ सेग। ये ना देख लो एक बार, फिर वीडियो के थ्रू हम इसको कंफर्म कर देंगे बातों को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लिखो बेटा, थोड़ी डेफिनेशन है इसमें। जीन्स, जीन्स क्या होते हैं? दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी that carry genetic information. ठीक है। अलील भी बेटा वही चीज़ होती है, बस डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स है। लिखो, ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। अगर मैं गेमीट फॉर्मेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब मैं स्पेसिफिकली कौन से रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ? सेक्सुअल। तो मतलब ये जो सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, सारी बातें हो रही हैं सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कर रहा है। ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन द अलील्स for each gene segregate from one another ब्रैकेट में लिख लेना। सेग्रीगेट होने का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। such that each gamete
formed carries only one allele for each gene. नहीं, गलती से लिख दिया होगा. कहाँ पे लिखा हुआ है? तेरे को ही पता है 2 बार नहीं आएगा. बोल दे मेरे को भी गलत लिखा हुआ है, हटा दो. नौटंकी कर रही है. कहाँ पे? हाँ, तभी वो 2 बार ईच लिखा हुआ था. इंग्लिश तो ठीक करवाने से कि गिरी आपने 2 बार ईच लिख दिया. ठीक है. अब मेरे को नहीं पता तुमको कितना याद है मियोसिस में क्या होता है, बट इतना तो शायद याद ही होगा. जो फाइनल डॉटर सेल्स बनते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं. तो चारों के पास एक एक तरह का लील चला जाता है. कैसे जाता है? हटा दूँ इसको 2 मिनट के लिए, ऊपर कर दूँ. तुमको याद है क्रोमोसोम्स ऐसे एग्जिस्ट करते थे? यू रिमेंबर दैट? और ऐसे भी कैसे एग्जिस्ट करते थे? दे यूज्ड टू एग्जिस्ट इन पेयर्स. दे यूज्ड टू एग्जिस्ट इन पेयर्स. ठीक है. तो मैं इसको अभी के लिए कैपिटल सी मान रहा हूँ, इसको स्मॉल सी मान रहा हूँ. तो इससे जो लील्स बनेंगी बेटा वो ऐसे बन जाएंगी कुछ. कि 2 कैपिटल सी होगी और 2 स्मॉल सी होगी. तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे मियोसिस के रिजल्ट में, और चारों के पास एक एक अलील चली जाएगी. ठीक है. इसकी अभी वीडियो देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा. बना लो ये अपने पास डायग्राम. लिखो. ट्रेट का नाम लिख दिया मैंने. कैपिटल टी लिखते थे ना, तो मैंने ट्रेट ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये वाली अलील जो है, यही वाला जो जीन है कैपिटल सी से डिनोट किया हुआ है, स्मॉल सी से किया हुआ है. तो इसकी जो अलील्स बनेंगी वो दोनों कैपिटल सी होंगी. इसकी जो अलील्स बनेंगी वो दोनों स्मॉल सी होंगी. ठीक है. इसको ऐसे लिख लो बेटा. एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस अभी लिखते चलो. अगर नहीं समझ आएगा ना, जब वीडियो बता रहा हूँ तब ध्यान से दोबारा समझ लेना. ये बातें ना ऐसे सिर्फ बिना डायग्राम के, बिना एनिमेशन के समझ नहीं आती. एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 cells are formed. Each having one allele. और तुमको याद होगा जब मैं तुम्हें गेमीट फॉर्मेशन सिखा रहा था, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है चाहे डाईहाइब्रिड क्रॉस है, मैं जब तुम्हें गेमीट फॉर्मेशन सिखा रहा था मैं नीचे हमेशा 4 लिखता था. याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? जब मैंने ऐसे बनाया है बेटे, कैपिटल टी और स्मॉल टी में पॉसिबिलिटी क्या है अलील बनने की? या चलो 2 ट्रेट दिखा देते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा. 2 ट्रेट बना लेते हैं, साथ में ये भी लिख लो. मतलब एग्जाम्पल मत लिखना, समझ लो सिर्फ. तो इसके लिए गेमीट फॉर्मेशन क्या होती थी? टीपी टीपी टीपी. तो मैंने 4 बार लिखा था उसको. 4 बार लिखने का पर्पज़ यही था कि जब इसके गेमीट बन रहे हैं तो टोटल कितने हैप्लॉइड सेल्स बन सकते हैं? ईच हैविंग वन काइंड ऑफ अलील. इसके पास एक अलील कैपिटल टी की है, एक अलील इस पे कैपिटल पी की है. 1 अलील है यहाँ पे. ये 1 अलील लिख लिया.
चलें आगे बेटा, लिखवा दूं आगे। अगला लॉ लिखो बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सॉर्टिंग का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट। तुम जब अपनी किताबों को सॉर्ट करते हो तुम ऐसे ही करते हो ना, फिजिक्स वाली मतलब साइंस वाली एक तरफ, एसएसटी वाली एक तरफ, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ, आप उनको छांट रहे हो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, रैंडमनेस। लिखो, देयर इज नो फिक्स्ड रूल that dominant alleles will be sorted / arranged in one cell and recessive alleles will be sorted in the other. They are always arranged randomly ठीक है, ड्यूरिंग मेटाफेज प्लेट, अब मेरे को नहीं पता तुम्हें याद है कि नहीं, बहुत सारे फेसेस होते थे इसके, टीलोफेज, मेटाफेज, याद आ रहा है कुछ मियोसिस में 9th में पढ़ा था? सब भूल गए हो, कोई बात नहीं, वीडियो देखना फिर। रैंडमली ड्यूरिंग मेटाफेज प्लेट unaffected by external factors, unaffected by external factors, ठीक है बेटा। बना लिया बेटा, उसको रख दे बेटे, उसमें नहीं लिखे हुए वाले लॉज, ये अलग से डेफिनेशन आ जाती है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऐसे आ जाता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रैंडमनेस को बताता है, मतलब रैंडमली हो जाता है इसलिए लिखा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब रैंडमनेस है यहाँ पे। बना दो इसके आगे डायग्राम। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मेरे पास इनिशियली क्रोमोसोम्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है यही वाला हो, तुम कोई और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो। मान लो मेरे पास इनिशियली कैपिटल ए स्मॉल ए था, और दूसरी तरह का अलील जो है या ट्रेट जो है मेरे पास कैपिटल बी और स्मॉल बी था। कौन गिर गया? ठीक है, तो इनकी अरेंजमेंट बेटा कैसे हो सकती है, किस प्रकार से इनकी अरेंजमेंट हो सकती है? मैंने ही बताया ना कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारे डोमिनेंट वाले एक तरफ जाएंगे और रिसेसिव वाले एक तरफ जाएंगे। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, सोचो। या तो डोमिनेंट वाले इकट्ठे हो जाए सारे, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाला इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है बेटा, ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। ये मेटाफेज प्लेट दर्शाता है, ये वाली लाइन ना, दिस इज योर मेटाफेज प्लेट। दिखाऊंगा अभी वीडियो में। ये मेटाफेज प्लेट है, और जब तुम्हारे वो
हेप्लॉइड सेल बन रहे होते हैं, वो अलग अलग जा रहे होते हैं, ये उसको दर्शा रहा है कि मेरे जब हेप्लॉइड सेल बन रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है हेप्लॉइड सेल के बनते हुए कि मेरा कैपिटल ए इधर आ जाए और कैपिटल बी इधर आ जाए, और इस तरफ क्या रह जाए, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। लेकिन इससे परे दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये तो केस 1 हो सकता है मेरा, और केस 2 क्या हो सकता है, वेरी गुड, कैपिटल ए या फिर स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। दोनों बातें पॉसिबल है बेटा, केस 1 भी और केस 2 भी। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मैंने डोमिनेंट वाले ही एक तरफ रखे, रिसेसिव वाले ही एक तरफ रखे, वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव भी जा सकते हैं। अलील जब आपस में मिल रहे हैं अलग अलग, तो हो सकता है डोमिनेंट वाले के साथ किसी और ट्रेट का रिसेसिव चला जाए। ज़रूरी नहीं है कि सारों के डोमिनेंट वाले एक तरफ ही जाएंगे और सारों के रिसेसिव वाले एक तरफ ही जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे हमने पढ़ा ना अभी, राउंड और ग्रीन भी बन सकता है, रिंकल्ड और येलो भी बन सकता है, टॉल और पर्पल भी बन सकता है, वैसे ही टॉल और वाइट भी बन सकता है, ठीक है, वो वाली बात बता रहे हैं इसमें। अच्छा, जब ये बन जाते हैं इसके बाद क्या होता है बेटा, जब ये सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन कह रहे हैं, असॉर्टमेंट हो जाती है, उसके बाद क्या बनती है, एलील बनती है। अभी तो सिर्फ हमने सॉर्टिंग की है, अरेंजमेंट की है, उसके बाद मुझे अलील भी बना के दिखानी है। तो अलील क्या होगी इसकी, ए बी, और इसकी अलील क्या होगी बेटा, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसकी अलील क्या होगी, कैपिटल ए स्मॉल बी, और इसकी अलील हो जाएगी स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। मतलब जो सेल्स बन रहे हैं उनके पास ये अलील के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। सिंबल नहीं, वैसे ही देखने में लग रहा है। अरे भाई, सबकी जब क्रोमोसोम की शेप ही ऐसी है। क्रोमोसोम का शेप क्या होता था, क्या बोलते थे इसको, वो क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्रोमोसोम इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ पे मीट करते हैं दोनों रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या बोलते हैं उसे, इन दोनों का जो जंक्शन है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कुछ नहीं याद है तुम्हें, 9th का रट के पास हो गए बस। कोई मेडिकल तो नहीं लेना चाहता है यहाँ, है ना, मेरे इस साल तो नहीं है कोई मेडिकल, लास्ट ईयर थी 4 लड़कियाँ मेडिकल वाली। हटा दूँ, जल्दी लिखो बेटा, फिर वीडियो भी दिखानी है। अभी तो तुम्हारी शक्लें बता रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस लिखे जा रहे हो। लास्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लिखो हेडिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर कल की तैयारियां हैं पूरी, मेले में जाके मूंगफलियां खाने की हैं ऋत्विक। हटा दूं बेटा, लास्ट लिखो लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, थर्ड पॉइंट बेटे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब क्या हुआ, some alleles are dominant while some are recessive. Some alleles
are dominant while some are recessive. An organism with at least, मतलब एक आ जाए, अगर एक भी डोमिनेंट आ जाए, एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील will show the character irrespective of the presence of recessive allele. ठीक है, ट्रेट होता है बेटा क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक जो हमें दिखती है. जैसे मेरा ट्रेट है कि मेरी हाइट अपने परिवार में लंबी है. हो सकता है किसी और का ट्रेट हो कि वो बोना है, गिट्ठा है वो. ठीक है, और ट्रेट क्या है मेरी, जैसे मेरी आँख का कलर ब्राउन है, तो किसी और का ट्रेट हो गया, उसकी आँख का कलर ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या ग्रीन होगा. ठीक है, ब्लू हो सकता है. हनी सिंह का गाना आया था जो. ठीक है, लास्ट है रजे. हाँ, मतलब ये एग्जांपल से हमें पता चल सकता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करूँ, याद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब F1 जनरेशन बन रही थी, इसके एग्जांपल मतलब ऐसे समझा रहे हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब F1 जनरेशन बन रही थी तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. तो इनमें से कितने बड़े पेड़ बने थे बताओ, कितने बड़े पेड़ थे? ये वाले पेड़ बड़े थे, टॉल थे, और ये वाला पेड़ ड्वार्फ था. स्मॉल वर्ड सही नहीं है, ड्वार्फ वर्ड. बोना था, शॉर्ट था. सर पर ये F2 जनरेशन का नहीं है ये? मैंने क्या लिखा है? F2 का है. ठीक है, F2 जनरेशन में ये वाला रिजल्ट आ रहा था. तो मतलब इनके पास रिसेसिव ट्रेट होते हुए भी इन्होंने क्या शो किया? डोमिनेंट ट्रेट. रिसेसिव ट्रेट होते हुए, रिसेसिव अलील होते हुए भी ये पेड़ क्या बने? बड़े बने, क्योंकि इनके पास एक डोमिनेंट अलील थी. बात समझ आई? पक्का? चलो वीडियो देख लो पहले, समझना कि अलील पहले तो सेग्रीगेट कैसे हो रही है, उसके बाद असॉर्टिंग कैसे, सॉर्ट कैसे हो रही है, अरेंजमेंट कैसे हो रहा है उसका मेटाफेज प्लेट पर. ठीक है, वो वर्ड लेगा, नाम लेगा अच्छे से. मेटाफेज शुरू हो गया. अब मेटाफेज में ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, इक्वेटोरियल प्लेट के अबाउट स्पिंडल आता है, स्पिंडल उनको खींच के अलग अलग करता है, सेल्स को अलग अलग कर देता है. तुम्हें बड़े अच्छे से दिखेगा ये चीज़. सेल को कह रहा हूँ, सॉरी, ये क्रोमोसोम्स को तुम्हारे. ये है मेरी फेवरेट वीडियो, बड़े अच्छे से समझाया इसने. Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the cell. मैं हेडिंग तो मियोसिस डाला था, माइटोसिस क्यों बताने लग गए हैं?
ऐसे वाली पिक्चर में ना सेम वीडियो होगी, देखना कहीं पे। अरे ऐसे वाली पिक्चर में मतलब उसके चैनल पे जाके, इतना टाइम है हमारे पास, ऐसे ही दिख जाएगी कहीं ना कहीं तो डाल ही होगी मियोसिस। नहीं तो मेरे लैपटॉप में तो है ही, मैं शायद वहाँ से डाउनलोड करके दिखा दूँगा, रुकना ज़रा देखता हूँ मैं। ऐसे जो भी लेक्चर बाद में देखेगा स्किप कर देना है वाला पार्ट। इसमें माइटोसिस तो है, मियोसिस कहाँ है? नहीं दिखा तो फिर सबसे पहले वाली देख लेंगे और क्या। इसमें भी दिख ही जाएगा तुम्हें। Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males. रिमेंबर मैंने बताया था गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। गेमीट फॉर्मेशन कब होती है? सिर्फ और सिर्फ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है? जब मेल से क्या आएगा? स्पर्म, और फीमेल से क्या आएंगे? ओवम। उन दोनों की फ्यूजन होगी तो मेल से जो स्पर्म आ रहा है इट कैरीज 23 क्रोमोसोम्स, यही पढ़ा है हमने। और फीमेल से जो ओवम है उसमें भी 23 होते हैं। तो दोनों सेल्स को क्या बोलते हैं? अभी बताया उसने, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। And females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. and G2 stages of interphase. ये तुमने याद नहीं During the करनी है। S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of ये भी हमने सीखा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होने वाली होती है तो पहले ये जो रैंडम थ्रेड्स बने हुए, इन थ्रेड्स को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स खुद को अनवाइंड करती हैं। अनवाइंड करने का मतलब पहले वो उलझी हुई होती हैं, फिर वो खुद को अनवाइंड करती हैं, उसके शेप में अरेंज कर लेती हैं, एक्स शेप में, रॉड लाइक शेप में, और उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो देखना पहले क्रोमोसोम्स बनेंगे each यहाँ पे। chromosome, called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes.
Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach तुमने एक इसमें नई बात सीखी थी, क्या थी वो जो माइटोसिस से और इसमें डिफरेंट होता है? माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ ट्रेड्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने तुमको बात सिखाई थी कि स्पिंडल्स आते हैं, स्पिंडल्स उन क्रोमोसोम्स को खींच के अलग कर देते हैं। अभी तो ये पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, पेयर होमोलोगस पेयर्स बनाए हुए इन्होंने, इसको एक खींच के the अलग कर spindle देंगे। fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent ये भी पढ़ाया था, मेटाफेज प्लेट होती है। मेटाफेज प्लेट जब पुल करती है इनको, अभी जो पुलिंग होगी ना उससे तुम्हारी क्रोमैटिड सिस्टर्स अलग अलग होंगी, मतलब एक्स एक्स ही अलग अलग होगा, जो कि बताएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है कि कौन से वाला किस तरफ जा रहा है, वो रैंडमली कहीं भी जा सकता है। जब दोबारा मेटाफेज प्लेट बनेगी उसके केस में क्या होगा, क्रोमोजोम ही अलग अलग हो जाएगा, एक ही क्रोमोजोम अलग अलग होके क्या बनाएगा, अलील्स बना देगा, ठीक है। वो चीज़ तुमने नोटिस करनी है इसमें। अभी के लिए जो स्पिंडल बनी है, स्पिंडल अटैच हो रही है होमोलोगस पेयर्स के साथ या इन क्रोमैटिड सिस्टर्स के साथ। ये जब इसको पुल अपार्ट करेगी तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा एक्स एक्स अलग होगा या पूरा का पूरा क्रोमोजोम अलग होगा। लेकिन अब क्रोमोजोम परफेक्ट नहीं रहा, क्रोमोजोम में डिफेक्ट आ गया। क्यों डिफेक्ट आया है, अभी बताया क्यों डिफेक्ट आया है, क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ पेयर बनाया हुआ था तो कुछ उनके मटेरियल्स आपस में एक्सचेंज हो गए, ठीक है। देखो चलो नोटिस करो। assortment. This alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. ये वो वाला पार्ट है जब मैं तुम्हें वो सांप नहीं बना के दिखा रहा था अलग से, ऐसे ऐसे वाला पार्ट बना रहा था, मैं कह रहा था ये कैपिटल है स्मॉल है जा रहा है, ठीक है। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज़ कम आ रही है, तेरे को भी कम आ रही है विश्वजीत? नहीं सर, वीडियो भी सही आ रही है पर जब आप बोल रहे हो तो वो कम आ रही है। अच्छा मैं बोलता हूँ फिर। अल्टीमेट प्रांशु वीडियो देख ले, आवाज़ मत सुन, मेरी सुन ले आवाज़। क्या हुआ, अच्छा मेरी आवाज़ कम आ रही है तेरे को? हाँ जी सर। अच्छा रुकना ज़रा। अब आ रही है? हाँ जी सर। चलो तो अब देखो अब क्या हुआ, जब ये मेटाफेज प्लेट की वजह से अलग अलग हो गए तो
अब यहाँ पे क्रोमोसोम या क्रोमैटिड सिस्टर नहीं गई है, अब क्या गया यहाँ पे अलग अलग अलील्स गई हैं, ठीक है। पहले वाले केस में जब असॉर्टमेंट हुई तो क्या अलग अलग हुआ था, क्रोमैटिड सिस्टर्स, और उसके बाद दोबारा मेटाफेज प्लेट जनरेट हुई और क्या अलग अलग हुए, अलील्स। याद रहेगी ये बात, पक्का, देख लो। The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. क्लियर है बेटा ये वाली बात सारी, वापस से रिकॉल कर लेते हैं चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। पहले वाले फेज में या मियोसिस में माइटोसिस से जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। इसका मतलब जो पहले डीएनए आइडेंटिकल था वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ गए, कुछ ना कुछ उसमें अब वेरिएशंस आएंगी ही आएंगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गई है। तो मतलब जो न्यू बेबी बनेगा वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा फादर या मदर जैसा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो ट्रेड्स होते हैं ये कब मतलब फिक्स नहीं होता कि डोमिनेंट वाला क्रोमैटिड सिस्टर एक ही तरफ जाएगा और रिसेसिव वाला एक ही तरफ जाएगा, उल्टा भी हो सकता है। डोमिनेंट रिसेसिव भी जा सकता है और रिसेसिव डोमिनेंट भी जा सकता है, डोमिनेंट डोमिनेंट भी जा सकता है, रिसेसिव रिसेसिव भी जा सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा डोमिनेंट वाले एक तरफ और रिसेसिव वाले एक तरफ। और आखिर में हमने क्या देखा कि जब एक बार मेटाफेज 1 हो चुका था तो मेटाफेज 2 में क्या हुआ, क्रोमैटिड सिस्टर अलग ना हो गए, अब क्या अलग हो रहे हैं, अलील्स अलग हो रहे हैं। और वो अलील 4 अलील बनते हैं और चारों अलील चारों अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने नोट्स में भी लिखवाया अभी, मियोसिस का आधे नंबर ऑफ सेल्स, डिप्लॉइड के पास सेम नंबर ऑफ सेल्स कह रहा हूँ, क्रोमोसोम्स। इनिशियली कितने होते हैं हमारे पास, 23 होते हैं, 46 होते हैं। तो अगर डिप्लॉइड सेल है मतलब उसके पास भी 46 होंगे, हैप्लॉइड सेल के पास कितने हो जाएंगे, उसके आधे 23, ठीक है। तो जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बने उसके पास कितने क्रोमोसोम्स गए हैं हमारी तरफ से, या हाँ कितने गए हैं, 23 गए, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में 46 थे, पहली बारी में ही 2 हैप्लॉइड सेल्स बने, उनके पास कितने आ गए, 23, और फिर उनकी दोबारा से डिवीजन हुई और कितने रह गए फिर से 23, क्योंकि पहले वाले में तो क्रोमैटिड सिस्टर ही अलग अलग हो गई थी, तब 46 के 23 बन गए। और जो अगले वाला स्टेप हुआ उसमें क्या हुआ, क्रोमैटिड सिस्टर के अलील अलग अलग हुए, तो हर क्रोमैटिड सिस्टर से 2 अलील बनते थे, इसलिए इस वाले पे भी 23 गए हैं, इस वाले पे भी 23 गए। बनाना चाहते हो अगले से जब हम करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन उसमें बना लेंगे वाली बात। हटा दूं इसको, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी तरह का ऑर्गेनिज्म आएगा, मेल आएगा या फीमेल आएगा, वो डिपेंड कर सकता है, बोलूं, वो डिपेंड कर सकता है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ज़्यादातर एनिमल्स में डिपेंड करता है कौन सी तरह का क्रोमोसोम फादर से आया है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टर्टल्स के अंदर, टर्टल्स के केस में क्या होता है, अगर तो मेंढक, अभी तो टर्टल का एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, रुक जा 2 मिनट। टर्टल्स में क्या होता है बेटा, अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा जहाँ पे अंडे दिए हुए हैं तो वहाँ पे उन अंडों में से यूजली फीमेल टर्टल हैच करेगा, बट अगर वहाँ का टेम्परेचर ठंडा होगा जहाँ पे अंडे दिए हुए हैं वहाँ से मेल टर्टल हैच करेगा, अंडे में से मेल टर्टल्स आएंगे, ठीक है। वो टेम्परेचर वाला एग्जांपल हो गया।
तो एनवायरनमेंट को देख के जब सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, किसी किसी एनिमल में होता है। हाँ जी, हाँ हर बार होता है। ज़्यादा गर्मी है तो इसका क्वेश्चन आया है कि पता कैसे चलता है मेल है फीमेल है। बेटे पेनिस होगा तो क्या होगा? पेनिस होगा तो मेल टर्टल है। ये जैसे एनिमल्स में पता चलता है बेटा मेल फीमेल का, वैसे ही टर्टल्स में भी। ठीक है, टर्टल्स भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ही करते हैं। माना उनके बच्चे अंडे से हो रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, क्रैब्स पता है तुम्हें क्या होते हैं? क्रैब्स केकड़े, केकड़ों के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, बस उनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इंसानों में, जानवरों में यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बट कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं, कुछ ऐसे सी क्रीचर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या करना है, उन्होंने स्पर्म अपना वाटर में रिलीज़ कर देना है, और उस स्पर्म को वाटर के थ्रू फीमेल रिसीव कर लेती है। लेकिन जो सेक्सुअल जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें स्पेसिफिकली पेनिस वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। तो उस तभी वर्ड इंटरनल यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल में वाटर में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर पेनिस होगा तो हाँ मेल टर्टल है, और अगर पेनिस नहीं होगा तो फीमेल टर्टल है। ठीक है, लिखो इन अ फ्यू एनिमल्स, लिखते चलो, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। लिखो इन अ फ्यू एनिमल्स in a few animals like reptiles, the temperature at which फर्टिलाइज्ड एग्स, बेटा मैंने हैच वर्ड बोल दिया था गलती से। हैच का मतलब ये हुआ कि जब वो पल रहे थे, जब अंडे बड़े हो रहे थे, उन दिनों की बात हो रही है। एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट determines whether the animals developing in the eggs will be male or female। तुम्हारा टैलेंट एक्स भी आ गया भाई। तो फिर एक 9th का सवाल पूछ लूँ मैं, उन जानवरों को क्या कहते हैं जो अंडे के थ्रू पैदा होते हैं? ओमनीवोरस। ये करेंगे टॉप। वीवी पेरस होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, और ओवी पेरस होते हैं जो एग के थ्रू जन्म देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखो बेटा। ओए, इसके एग्जाम्पल लिखो। इन टर्टल्स, एनसीईआरटी की बुक है अभी किसी के पास? देव एग्जाम्पल लिखो, इसको याद करने का वे भी बताता हूँ, फिर कैसे याद रखना है कि गर्मी होगी तो क्या होगा और सर्दी होगी तो क्या होगा। क्या चक्कर है, देते ही नहीं एग्जाम्पल बिल्कुल भी ना। लिखो इन टर्टल्स
in turtles, if temperature is hot, then male turtle will hatch, male turtles are born. इसी के साथ है रजे. और if the temperature is cold, then the female turtles are born. नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने. बातों बातों में ऐसे ही लिख दिया. यहाँ फीमेल कर लेना बेटा. ठीक है, तो तुमने इसको ऐसे याद रखना बेटा. लड़के होते हैं ठंडे दिमाग के. ठीक है, तो लड़कों के साथ कौन सा वर्ड एसोसिएट हो गया? कोल्ड. लड़कियां होती हैं गर्म दिमाग की, फटाफट फट जाती हैं कि आज सर ने ज़्यादा पढ़ा दिया 5 मिनट, गुस्सा आ गया. तो जो ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाती हैं वो लड़कियां तो हॉट, और लड़के हो गए ठंडे दिमाग के तो कोल्ड. ठीक है, ऐसे याद रखना. अगला लिखो बेटा एग्जाम्पल. कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो सामने वाले को देख के अपना सेक्स चेंज कर सकती हैं, जैसे स्नेल्स में. बड़ी फनी बात है जैसे स्नेल्स, अगर सामने वाला मेल आ गया, ठीक है, या उनको रिक्वायरमेंट है कि मेरे को अभी फीमेल बनना पड़ेगा तो फीमेल बन जाएंगे. अगर सामने वाला फीमेल है तो मेल बन जाएंगे, क्योंकि उनको मीटिंग करनी है. ऐसे वो अपने सेक्स के बीच में इंटरचेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, लिखो. बड़ी फनी बात है, नेचर है. क्या हो गया इसमें, हंस रहे हो? इन स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज. क्या हुआ दक्ष? दक्ष क्या? Individuals can change their sex, indicating sex is not genetically determined. ठीक है, लेकिन मच अवेटेड टॉपिक, लेकिन इंसानों में क्या होता है, सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन किया जा सकता है क्रोमोसोम्स के बेसिस पे. इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड. ठीक है, ये तुमने 8th में भी पढ़ा था, तुमको याद भी होगा रादर. ठीक है, 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. कौन कौन से? XX एंड XY. हैं जी? अरे कुछ भी हो सकते हैं, वो बीच के थोड़ी होते हैं जहाँ मन के वहाँ चले गए. मेल हुआ तो फीमेल हो जाएगा, फीमेल हुआ तो मेल हो जाएगा. ठीक है बेटा, ये अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे बाद. तो 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको बोलते हैं, मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? पेयर में कितने होते हैं? 23 में से 22 अदर पेयर्स होते हैं, लेकिन एक पेयर जो होते हैं उसको सेक्स क्रोमोसोम्स की पेयर कहते हैं. तो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर हो सकती है बेटा या तो XX क्रोमोसोम की या फिर XY क्रोमोसोम की. ठीक है, जिसके पास XX का क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? और जिसके पास XY का क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? गर्ल बॉय लिखना है. ओहो, मैम चाहती नहीं थी बोलना है. मैम को कुछ पर्सनल खुंदक होगी तुझसे. यार मेल लिख, तू बॉय लिख. मैन तो नहीं लिखा आया था गलती से, मैन वुमेन.
चलो अच्छा, मजाक अपनी जगह। एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं इनके पास बेटा। एक्स एक्स परफेक्टली देखने में एक जैसे होते हैं तो इसको परफेक्ट पेयर कहते हैं, और ये इम्परफेक्ट पेयर होते हैं। कितनी गलत बात है, लड़कों के साथ इम्परफेक्ट वर्ड जोड़ रखे हैं उन्होंने। तो ये वाली पेयर जो होती है ये इम्परफेक्ट है। क्यों इम्परफेक्ट है? क्योंकि इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं, कोई बात नहीं, तो क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, इनमें से एक छोटा एक बड़ा होता है। ठीक है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है ये लिखो बात अपने पास ही। एक्स 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 वाई लिख लो पहले। ठीक है, ये भी याद करने का मेथड बताता हूँ मैं। अभी लिख लिया तुमने, बना लिया एक्स 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 वाई। ठीक है, ये परफेक्ट पेयर है बेटा, इसके साथ लिखो दिस इज द परफेक्ट पेयर। और ये परफेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं परफेक्ट होती? क्योंकि इसमें एक साइज बड़ा होगा एक साइज छोटा होगा। किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज छोटा होता है? वेरी गुड, एक्स का साइज बड़ा, एक्स इज बिगर, वेयर एज वाई इज स्मॉलर। तो ये बात आपने कैसे याद रखनी है बेटा, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? घर में किसकी चलती है? माँ की चलती है, पापा की चलती है? मम्मी की चलती है। पापा को जो कह दिया मम्मी ने वही होगा। ये जी खाना, ये पढ़ाई नहीं करता, बस देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। ये सारा दिन फ़ोन चलाता है, देखो क्या हालत होती है तुम्हारी। तो कैसे याद रखना है तुमने, घर में किसकी चलती है? कौन बड़ा हुआ घर में? पापा नहीं है। पापा तो कभी कभी बड़े होते हैं, और जिस दिन बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर घर में किसकी चलती है? मम्मी की। तो एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, ऐसे याद रख लेना इसको। तो हुआ क्या कि सेक्स क्रोमोसोम से पनेट स्क्वायर बनाओ। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेल से क्या आएगा? मेल स्पर्म से क्या आएगा? या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। लेकिन फीमेल से हमेशा क्या आएगा? फीमेल से हमेशा क्या आएंगे? एक्स एक्स। तो एक्स एक्स मिल के एक्स एक्स बन गए, एक्स एक्स मिल के एक्स एक्स बन गए, एक्स वाई मिल के। तो कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि लड़का हो? आउट ऑफ 4, 2 आर देयर विच कैन बी मेल और बॉय, और 2 आर देयर विच कैन बी फीमेल और गर्ल। तो रेशो क्या बन गई? 2:2। रेशो क्या बन गई? 2:2, विच इज सेम एज 1:1। तो सेम चांसेस हैं कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो साइंटिफिकली देयर आर 1:1 चांसेस ऑफ मेल टू फीमेल रेशो। लड़का भी बन सकता था, लड़की भी बन सकती थी। ठीक है बेटा, लिख लिया? लिखो आगे। all children will inherit X chromosome from their mothers regardless of whether they are boys, regardless of whether they are boys or girls. ठीक है, thus the sex of the children is determined by
what chromosome they inherit from their fathers. ठीक है, तो लड़का होगा या लड़की, ये माँ पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये फादर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर है बात? पक्का? एक और बात लिख लो इसके पास, इसके बाद 23 क्रोमोसोम्स are received from mother side inside ovum and 23 chromosomes are received from father side inside sperm. When they fuse together, the number of chromosomes in the offspring restore to 46। मतलब एक सवाल तुम्हारे उसमें मॉड्यूल में डाला हुआ है मैंने कि हाउ डज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑफस्प्रिंग आर रीस्टोर्ड, कैसे रीस्टोर होते हैं? आधे क्रोमोसोम्स मेल से आते हैं, आधे क्रोमोसोम्स फीमेल से आते हैं, दोनों मिलके वापस से टोटल 46 कर देते हैं। ठीक है, ये रीज़न लिख लेना उसका। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म है। बुक में ना पीछे 3 क्वेश्चन है करने वाले, मैं उनकी फ़ोटोज़ आपको भेज दूंगा। आज तक वो आए नहीं है कभी भी, पर मैं एज सच उसकी फ़ोटो भेज देता हूँ तुमको। ठीक है, बता देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्लास में उसको लिख के लाना है, लेंदी क्वेश्चन है, लिख के लाना, और मैं बता दूंगा अगर ये वर्डिंग है क्वेश्चन की तो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना है, अगर ये वर्डिंग है तो डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना है। बस इतना ही काम है। ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट नहीं करना विश्वजीत, कुछ और डिस्कस कर रहा हूँ मैं।